आपको बता दें साथियों कि ड्रीम 11 का जो गेमिंग है, उसको बैन कर दिया गया है और इसका बैन करने का कई कारण है साथ। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ, ड्रीम 11 को क्यों बंद किया गया, इसका क्या कारण था और सरकार ने इसे बंद करने का जो फैसला लिया है, इसके लिए 20 अगस्त 2025 को जो लोकसभा विधेयक जो पास हुआ है 2025 में, तो सरकार का ये डिसीजन जो है वो अच्छा है या बुरा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे साथियों। और आपकी भी राय, आपकी भी कमेंट का इंतजार रहेगा साथियों कि आप ऐसा क्या सोचते हैं, ड्रीम 11 सरकार ने अचानक बंद करके अच्छा किया या सरकार को एक अल्टीमेटम देना चाहिए? क्योंकि आपको बता दें साथियों, इसके बहुत सारे फैन्स थे और बहुत सारे लोग इसके एडिक्टेड भी हो गए, शायद आप भी रहे होंगे। लेकिन सरकार ने जो ये डिसीजन लिया है कि टाइम डिसीजन लिया, बिना किसी अल्टीमेटम का डिसीजन लिया और इसको पारित कर दिया, तो जैसा कि आप जानते हैं साथियों कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को एक अल्टीमेटम देनी चाहिए। एक बहुत बड़ा एम्पायर था, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से किसी व्यक्ति को शराब की लत लग जाती है या अन्य गलत चीज़ों की लत लग जाती है, ठीक उसी प्रकार से आज के यंगस्टर जो थे, आपको बता दें साथियों कि ड्रीम 11 पे 18 वर्ष से कम लोगों का आईडी बनता ही नहीं था। तो कहीं न कहीं ड्रीम 11 आज के यंगस्टर के माइंड को पैरालाइज़ कर रहा है और सरकार ने जो डिसीजन लिया है, सरकार डिसीजन तो ऐसे नहीं लेती है, वहाँ पे कई आईएएस, आईपीएस बैठे होते हैं साथियों, जो 24 घंटे काम करते हैं, उनके एक्सपीरियंस होते हैं। बहुत ही शिद्दत से पढ़ाई करते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं, तो डिसीज़न जो होता है कि टाइम नहीं होता, इसके पहले कई बार जो है डिस्कशन चलती है, कई बार मीटिंग को बुलाई जाती है और फिर फाइनल डिसीज़न होता है। लेकिन आपको बता दें साथियों कि ऑनलाइन मनी गेम जिसमें ड्रीम 11 जैसे प्लेटफ़ॉर्म भी शामिल हैं, वो भारत सरकार द्वारा पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियम विधेयक 2025 के तहत प्रतिबंध कर दिया गया है। तो कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत शॉकिंग है और कुछ लोगों के लिए ये सही भी है। किसी भी चीज़ का 2 एस्पेक्ट होता है साथियों। किसी भी चीज़ का 2 पहलू होता है, कि जैसे अगर कुछ लोग बोल रहे हैं कि भई सरकार ने गलत किया, तो कहीं न कहीं ये सही भी किया है। अब गलत और सही में आपकी राय क्या है? आप मुझे कमेंट करेंगे साथियों कि सरकार ने जो ये विधेयक पास किया है 2025 के तहत और ड्रीम 11 को जो प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो विशेष रूप से आपको क्या लगता है कि क्या कारण हो सकता है? क्यों सरकार ने ऐसे फैसले लिए? तो साथियों आपको बता दें कि जो ड्रीम 11 है ना, इसको प्रतिबंध करने के कई कारण हैं। सबसे पहले आज के जो यंगस्टर हैं साथियों, इसके इतने एडिक्टेड हो गए हैं, इतना लत लग गया है कि सबसे पहले उनकी जो 18 से 25 का जो हमारा उम्र होता है, वो हमारे लाइफ का एक प्राइम टाइम होता है साहब। आपके घर के बच्चे हों, मेरे घर के बच्चे हों, किसी के घर के बच्चे हों, अगर वो अपना मैक्सिमम टाइम जो है 18 से 25 का जो उम्र है, अगर गेमिंग चीज़ों पे अगर खर्च करता है, तो कहीं न कहीं उसकी लाइफ जो होते हैं स्पॉइल हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो सिलेबस पे उतना ध्यान नहीं दे पाता है। और इसके चलते कहीं न कहीं जो कौशल है, जो स्किल है, वो बच्चों का धीरे-धीरे कम हो रहा था। एक एडिक्शन थी। जिस तरह से इंसान को शराब की लत लग जाती है, उसी तरह से आज के यंगस्टर को गेमिंग का लत लग गया है और कहीं न कहीं उसको ये मेंटली पैरालाइज़ कर रहा है। तो सरकार का जो ये डिसीज़न है, कहीं न कहीं बहुत ही नुकसान हो रहा था, वित्तीय नुकसान हो रहा था। इसमें जो यंगस्टर थे, जो अपना पैसे लगाते थे, सरकार ने पाया कि ऑनलाइन जो मनी गेमिंग है, इससे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी जो युवा है हमारी, इसकी लत लग रही थी। यंगस्टर बर्बाद हो रहे थे साथियों, चाहे वो आपके घर के यंगस्टर हो या मेरे घर के यंगस्टर हो। कहीं न कहीं जो स्टूडेंट्स जो थे ना, जो यूथ हैं, जो पावर है हमारी कंट्री के, जैसे आप कहते हैं कि यूथ इज़ पावर, जो नौजवान है ना साथियों, इनकी इसकी इतनी एडिक्शन हो गई थी, इस प्लेटफ़ॉर्म पे पैसे लगाने वाले कई लोग जल्दी अमीर बनने के लालच में अपनी जमा पूँजी गँवा दे रहे थे। मतलब कि समझिए कि टाइम तो गँवा ही रहे थे साथियों, टाइम के साथ-साथ मनी को भी गँवा रहे थे। और सरकार ने कहीं न कहीं देखा कि भई हमारे देश के जो यंगस्टर हैं, हमारे देश के जो जवान हैं, वो कहीं न कहीं बहुत बर्बाद हो रहे हैं, जिससे परिवारों को भारी कर्ज और तनाव का सामना करना पड़ता था। इसलिए सरकार ने डिसीज़न लिया कि भैया ये जो ऑनलाइन गेमिंग है, ये जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें ड्रीम 11 भी शामिल है, इसको हर हाल में, हर कीमत पे बैन करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं साथियों? आप भी अपना कमेंट ज़रूर लिखेंगे। हालाँकि अचानक से कोई मिरेकल ऐसा नहीं होगा आपके जीवन में, ऐसा चमत्कार नहीं होने वाला है कि रातों-रात आप करोड़पति बन जाएँ। यहाँ तो इंसान 16 घंटे, 18 घंटे हार्ड वर्क करने के बाद अपने जीवन को सही से नहीं चला पा रहा है। तो आप रातों-रात गेमिंग के माध्यम से और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आप चाहते हैं कि बिना हार्ड वर्क किए जो है स्मार्ट तरीके से आप जो है रातों-रात करोड़पति बन जाएँगे, तो होता है। साथियों, कुछ मिरेकल होता है और उस मिरेकल के कारण बाकी जितने हमारे यंगस्टर हैं, उसके पीछे अपनी लाइफ़ को स्पॉइल कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो इसके चलते जो है सरकार ने ये डिसीजन लिया कि जो परिवार है, जो तनाव का सामना कर रहा है, बच्चे यंगस्टर हमारे बर्बाद हो रहे हैं। इस चीज़ को लेकर के सरकार ने डिसीजन लिया कि ड्रीम 11 के साथ-साथ ऐसे जो ऑनलाइन गेमिंग है, जिसमें बच्चों को पैसे लगा कर के गेम खेलने पड़ते हैं और उसको उसका भारी नुकसान चुकाना पड़ता है, तो सरकार ने डिसीजन लिया कि इसे हमें बंद कर देना चाहिए। आपको बता दें साथियों कि मानसिक स्वास्थ्य के जोखिम के कारण भी ड्रीम 11 को बंद कर दिया गया। इन खेलों में भारी वित्तीय नुकसान के कारण तनाव
ठीक है, डिप्रेशन और यहाँ तक कि आत्महत्या के भी मामले सामने आए। आप देखते होंगे साथियों, जैसे ही आप ड्रीम इलेवन अपना ड्रीम इलेवन खोलते थे, तो उसपे उसमें बहुत सारे ऐड आते थे कि इसमें वित्तीय जोखिम, और कहीं न कहीं ऐसे लोग ड्रीम इलेवन में शामिल थे जो रोडपति से करोड़पति बनना चाहते हैं। अब जिसके पास ऑलरेडी जो करोड़पति है, वो अपना टाइम क्या इसमें वेस्ट करेगा? आपको कभी भी करोड़पति लोग आपको ये चीज़ खेलते हुए दिखाई देंगे। वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते थे। लेकिन जितने भी कम पढ़े-लिखे लोग या जिनको लगता था कि भई रातों-रात कुछ चमत्कार हो जाएगी और हमारी लाइफ जो है मतलब मिरेकल एक चमत्कार हो जाएगी। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे लोग अपना पैसा इसमें लगा रहे थे और सरकार का ये डिसीज़न सही भी है, गलत भी है। आप अपना राय ज़रूर देंगे। साथियों, बता दें कि ये जो ऑनलाइन गेमिंग है ना, इसमें धोखाधड़ी भी बहुत होती है। मनी लॉन्ड्रिंग का जो काम है, सबसे ज़्यादा होता है। सरकार के अनुसार कुछ गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म का दुरुपयोग अवैध वित्तीय गतिविधियों जैसे मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के लिए किया जा रहा था, और इसलिए सरकार ने फैसला लिया कि इस गेम को बंद कर देना ही चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा है साथियों। जाँच में ये भी पाया गया कि कुछ गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल आतंकवादियों को आर्थिक मदद देने और गैर कानूनी संचार के लिए किए जा रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा था और इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है। तो कोई भी अगर फैसला लिया जाता है तो एट ए टाइम, हमारे देखने में एट ए टाइम होता है, लेकिन उस फैसला के पीछे सरकार बहुत डिस्कशन करती है, मीटिंग करती है, एनालिसिस करती है और फिर जाकर के फैसला लेती है, फिर डिसीजन लेती है कि सरकार को क्या करना चाहिए। आपको बता दें साथियों कि इतना ही नहीं, कानूनी खामियों को दूर करने के लिए भी इसे प्रतिबंधित किया गया। पहले कुछ अदालती फैसले में ड्रीम इलेवन को कौशल का खेल, जिसको गेम ऑफ स्किल माना गया था, लेकिन नए कानून ने पैसे वाले खेल यानी मनी गेम और कौशल वाले खेल गेम ऑफ स्किल के बीच के अंतर को खत्म कर दिया। अब कोई भी पैसा वाला खेल जो है ना, अवैध माना जाएगा। अगर कोई भी पैसा वाला कोई व्यक्ति उसका स्पॉन्सर करता है या कोई भी अगर उसको उस गेम गेम को बढ़ावा चढ़ावा देता है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए उसे जो है उस पर कार्रवाई होगी। तो आपको बता दें साथियों कि जो ड्रीम इलेवन है ना, नए कानून के बाद ड्रीम इलेवन ने अपने सभी पैसे वाले जो कांस्टेंट कंटेस्ट थे उनको बंद कर दिए गए। अब यह फ्री टू प्ले मॉडल की तरफ रुख ले लिया है। और साथियों बता दें कि सरकार ने जहां एक तरफ ड्रीम इलेवन पे प्रतिबंध लगाया है, तो दूसरी तरफ वहीं पे इसने सरकार ने जो है ई स्पोर्ट यानी कि जो भी शैक्षिक गेमिंग है उसको बढ़ावा दे रही है। आप आजकल देख रहे होंगे कि खेलो इंडिया के अंतर्गत या आप देख रहे हैं कि बहुत सारे स्कूलों में इस चीज को स्पोर्ट्स को लेकर के क्या किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है और इसके लिए राज्य स्तरीय या देश स्तरीय भी प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स होते हैं साथियों, ये हमारे बॉडी को, ये हमारे हेल्थ को जो है मेंटेन करके रखते हैं। जिस तरह से मेंटली इंसान को बौद्धिक रूप से स्ट्रांग होने के लिए पढ़ाई की जरूरत है, ठीक उसी तरह से फिजिकली स्मार्ट होने के लिए, फिजिकली हेल्दी होने के लिए हमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स की जरूरत होती है। खेलकूद हमारे जो बोन्स हैं, जो हमारे मसल्स हैं, उन सभी चीजों को तंदुरुस्त रखते हैं, मजबूत रखते हैं। तो ये अच्छी चीज है। लेकिन ड्रीम इलेवन के कारण जो हमारे यंगस्टर थे, जो हमारे देश के युवा थे, उसके चलते जो बर्बाद हो रहे थे और वित्तीय जोखिम उठाने के चलते जो डिप्रेशन में जा रहे थे, तो सरकार ने ऐसा डिसीजन लेकर के अच्छा ही किया है, क्योंकि आपको हार्डली कहीं कहीं सुनाई देता था कि कोई व्यक्ति करोड़पति बन गया, लेकिन उसके चक्कर में हजारों करोड़ों जो बच्चे थे, लाखों करोड़ों जो बच्चे थे, वो बच्चे इसमें बर्बाद हो रहे थे और कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो थे ना, वो भी परेशान थे कि पहली चीज़ है कि उस स्टूडेंट की लाइफ खराब हो रही है, जिस एज में उसको अपने सिलेबस, अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। उस एज में वह ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में पढ़ करके अपने सिलेबस को भी पीछे बैक छोड़ दे रहा है और पेरेंट्स जो भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हैं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी वो दूर भाग रहा है। तो बच्चा न तो पेरेंट्स का रिस्पेक्ट कर रहा था और न ही उसके जो ज्ञान थे, उसकी जो स्किल थी, वो डेवलप हो रही थी। एक तरह से समझ लीजिए कि बच्चा मेंटली पैरालाइज़ हो रहा था, स्किल की कमी हो रही थी, कौशल की कमी हो रही थी और जिसके कारण सरकार ने ऐसा, जैसा कि आप जानते हैं साथियों कि भारत में ड्रीम इलेवन को बैन कर दिया गया है। तो आज हम लोग जानेंगे ड्रीम इलेवन के इतिहास को कि ड्रीम इलेवन की स्थापना कब हुई, इसके संस्थापक कौन थे, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथियों, सबसे पहले आपको बता दें कि जो ड्रीम इलेवन है एक भारतीय फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है। यह एक प्राइवेट कंपनी है, एक निजी कंपनी है और इस कंपनी का नाम जो है ड्रीम इलेवन है। और आपको बता दें कि इसकी स्थापना आज से 17 साल पहले 2008 में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे हर्ष जैन भावित सेठ थे और उन्होंने ही ड्रीम इलेवन की शुरुआत की साथियों। इसका मुख्यालय की अगर हम बात करें, हेडक्वार्टर की बात करें, तो ड्रीम इलेवन का हेडक्वार्टर मुंबई के महाराष्ट्र में है और जो कि भारत में है। सेवा क्षेत्र की बात करें तो भारत में है और इसकी आय बता दें साथियों की 6,384 करोड़, यानी कि अगर यूएस में अगर हम बात करें तो 760 मिलियन वित्तीय वर्ष 2023 में इसकी आय थी और शुद्ध आय जो है 188 करोड़।
यानी कि अगर हम यूएस डॉलर में बात करें तो 22 मिलियन 2023 के डेटा के अनुसार इसके आए थे। आपको बता दें साथियों कि इसमें लगभग सितंबर 2022 में इसमें 800 से अधिक कर्मचारियों की संख्या थी और आज ड्रीम इलेवन जो है भारत का एक पॉपुलर गेम में से एक है। तो आज के इस सेशन में ड्रीम इलेवन से संबंधित सारी चीजों को हम लोग देखेंगे और भारत में ये बैन हो गया है। तो आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कमेंट है इसके बारे में? आप अपना कमेंट जरूर देंगे, अपनी राय जरूर देंगे साथियों, ताकि सही जस्टिस हो सके कि सरकार की जो ये फैसला है, सरकार की जो ये डिसीजन है, वो सही है कि गलत है। सबसे पहले बता दें साथियों कि ड्रीम इलेवन एक भारतीय फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है जो उपभोक्ताओं को दैनिक फैंटेस्टिक स्पोर्ट्स प्रतियोगिताएं, मुख्यतः क्रिकेट खेलने की अनुमति देता था, ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन करता था और रेगुलेशन बिल 2025 के अनुसार ड्रीम इलेवन पर कैश गेम प्रतियोगिताएं बंद कर दी गई, इसको बैन कर दिया गया। यह प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को वास्तविक खिलाड़ियों की एक वर्चुअल टीम बनाकर सशुल्क और मुफ्त प्रतियोगिताओं में भाग लेने और खेल के मैदान पर उन खिलाड़ियों के वास्तविक संख्यांकी प्रदर्शन के आधार पर अंक अर्जित करने की अनुमति देता था। और आज इस गेम को बंद कर दिया गया है साथियों। आपको बता दें कि अप्रैल 2019 में ड्रीम इलेवन जो है यूनिकॉर्न बनने वाली पहली भारतीय फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी बन गई। नवंबर 2021 में ड्रीम इलेवन का मूल्यांकन $8 बिलियन था। अक्टूबर 2023 में ड्रीम इलेवन का 200 मिलियन उपभोक्ता होने का दावा किया। अब अगर हम ड्रीम इलेवन के अतीत के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो ड्रीम इलेवन की स्थापना हर्ष जैन, जो कि एक भारतीय व्यवसायी हैं, आनंद जैन के बेटे हैं, और भावित से 2008 में इसकी स्थापना आज से 17 साल पहले किया था। 2014 में कंपनी ने 1 मिलियन पंजीकृत रजिस्ट्रेशन उपभोक्ताओं की सूचना दी, जो 2016 में बढ़ करके 2 मिलियन और 2018 में 45 मिलियन हो गए। तो इसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा थे, काफी फॉलोअर्स को झटका भी लगा है। अचानक सरकार ने जो डिसीजन लिया है, इसे जो इसके जो फैन फॉलोअर्स थे उनको काफी झटका लगी है। लेकिन आप क्या सोचते हैं साथी? किसी भी चीज की दो पहलू होती है, दो एस्पेक्ट होता है। तो आप किस नजरिए से देखते हैं कि सरकार ने जो फैसला ली है वो सही है या गलत है? आप अपनी राय, आप अपना कमेंट जरूर लिखेंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और साथ ही साथ शेयर करेंगे, क्योंकि इसमें हम ड्रीम इलेवन के इतिहास और बैन होने का कारण, इन तमाम जानकारियों को हासिल करेंगे। बहुत सारे यंगस्टर थे जो ऑनलाइन गेमिंग के चलते, इस प्लेटफॉर्म के चलते अपने लाइफ को स्पॉइल कर रहे थे, डिस्ट्रॉय कर रहे थे। इसलिए सरकार को ये डिसीजन लेना पड़ा कि जो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और परिवार को जो वित्तीय जोखिम उठाना पड़ता है, इसके समाधान के लिए सरकार ने इसे बैन कर दिया है। आपको बता दें साथियों कि 2017 में कंपनी के खिलाफ भारतीय उच्च न्यायालय में मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ड्रीम इलेवन गेम खेलने में बेहतर ज्ञान, निर्णय और ध्यान शामिल है। तो पहले तो इसका प्रमोशन किया गया, एक स्किल के रूप में इसको देखा गया, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे लोग फॉलोअर्स बढ़ने लगे, तो न्यायालय ने यह भी माना कि कौशल का तत्व ड्रीम इलेवन गेम के परिणाम का एक प्रमुख प्रभाव डालता है। हालांकि कानून असम, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ भारतीय राज्यों में फंतासी खेलों की अनुमति नहीं देता है। इस फैसले को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसने अपील को खारिज कर दिया। फैसले ने कंपनी को वैधता प्रदान की और उन्हें पूरे देश में अपना परिचालन करने की अनुमति दी गई। और आप देखेंगे कि आप हमारे घर के बच्चे हो या आपके घर के बच्चे हो, आपको अपने आसपास में तमाम ड्रीम इलेवन के फैंस आपको दिखाई देंगे, जो अपना दिन भर मोबाइल पे और टिकटिकाते रहते हैं और अपने लाइफ को ऐसे ही स्पॉइल करते रहते हैं। कहीं सुनने को मिल जाता है साथियों कि 2-4 लोगों ने करोड़पति बन गया, उसके चक्कर में ये जो गरीब हैं वो भिखारी बनने के लिए, ठीक है, अपना पूरा समय, कीमती समय, प्राइम टाइम, जो 18 से 25 का जो हमारा एज होता है, बहुमूल्य समय होता है, प्रेशस जो टाइम होता है, वो हम ऑनलाइन गेमिंग इस तरह के प्लेटफॉर्म में रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में अपने टाइम को वहां पे दे रहे थे। अक्टूबर 2021 में ड्रीम इलेवन के कर्नाटक में अपने परिचालन को निलंबित कर दिया था, क्योंकि राज्य ने ऑनलाइन जुआ, साट्टेबाजी, दाव लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया। फरवरी 2022 में ड्रीम इलेवन ने राज्य में परिचालन फिर से शुरू किया, जब कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध को उलट दिया और कंपनी के खिलाफ दर्ज शिकायत को निरस्त कर दिया। इस कौशल का खेल माना जाने के बावजूद विशेषज्ञों का मानना था कि कंपनी देश के नियामक क्षेत्र में काम कर रही। 2025 में असली पैसे वाले गेमिंग पर प्रतिबंध कर दिया गया। आपको बता दें साथियों कि 21 अगस्त 2025 को भारत की संसद द्वारा एक ऑनलाइन गेमिंग बिल पारित करने के बाद, जिसने सभी वास्तविक पैसे वाले ऑनलाइन गेमिंग को गैर कानूनी घोषित कर दिया। ड्रीम इलेवन ने अपने प्लेटफॉर्म पर सभी भुगतान प्रतियोगिताओं को रोक दिया, जो इसके राजस्व का 90% से अधिक हिस्सा था। अब आपको बता दें साथियों कि 2017 में कंपनी ने क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल के भीतर 3 लोगों के साथ भागीदारी की। ड्रीम इलेवन कैरेबियन प्रीमियर लीग, इंडियन सुपर लीग और यूएस प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी कि एनबीए का आधिकारिक फैंटेस्टिक पार्टनर बन गया था। बाद में वर्ष में उन्होंने इंडियन सुपर लीग के साथ अपने आधिकारिक फैंटेसी
फुटबॉल पार्टनर के रूप में भागीदारी की। नवंबर 2017 में एनबीए ने ड्रीम 11 के साथ मिलकर के एक फैंटेसी बास्केट गेम लॉन्च किया और अपने प्लेटफॉर्म पर अपना आधिकारिक एनबीए फैंटेस्टिक गेम लॉन्च किया। 2018 में ड्रीम 11 ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिसर यानी कि आईसीसी प्रो कबड्डी लीग, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, ठीक है, एफआईएच और डब्ल्यूबीबी और बीबीएल के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की। 2018 में उपरोक्त साझेदारी के माध्यम से ड्रीम 11 ने अपने मंच पर 2 नए खेल किए, कबड्डी और हॉकी। अक्टूबर 2019 में न्यूजीलैंड क्रिकेट यानी कि न्यूजीलैंड क्रिकेट एनजेडसी ने ड्रीम 11 को सुपर स्मॉल घरेलू T20 प्रतियोगिता के लिए शीर्षक प्रायोजक घोषित किया। जनवरी 2021 में इस साझेदारी को अलग 6 वर्षों के लिए 2026 तक बढ़ा दिया गया। 18 अगस्त 2020 को ड्रीम 11 ने 2020 इंडियन प्रीमियर लीग के 222 करोड़ यानी कि अगर हम यूएस डॉलर में बात करें साथियों तो 29.96 मिलियन में टाइटल प्रायोजन आधिकारिक जीते, जब विवो ने सीजन के लिए बाहर कर दिया। 30 जून 2023 को ड्रीम 11 ने जुलाई 2023 से मार्च 2026 तक 358 करोड़ में भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के प्रमुख जर्सी परियोजन अधिकार हासिल कर लिए। अब आपको बता दें साथियों कि वर्ष 2018 में राजस्व 224 करोड़ थी, वर्ष 2019 में 750 करोड़, वर्ष 2020 में 2120 करोड़, 2021 में 2706 करोड़ और 2022 में 3480 और 2023 में 6384 करोड़, यानी कि इतना जो है इसने अर्निंग किया। अब इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन से रहे साथियों? कंपनी ने सबसे पहले 2017 आईपीएल में कमेंटेटर हर्ष भोगले को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर थे। उन्होंने 2018 इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान जो है दिमाग से धोनी मीडिया अभियान शुरू किया था। 2019 में ड्रीम 11 ने अपने मल्टी चैनल मार्केटिंग अभियान के तहत 7 क्रिकेटरों के साथ अनुबंध किया और 7 इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइज के साथ भागीदारी ली। मार्च 2022 की अगर हम बात करें साथियों तो ड्रीम 11 ने अभिनेता कार्तिक आर्यन और सामंता रुथ प्रभु को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। यह पहली बार था जब कंपनी ने खेल जगत से बाहर की हस्तियों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ड्रीम 11 के क्रिकेटर एम्बेसडर रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, शिखर धवन, हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर और जसप्रीत बुमराह भी हैं। और आपको बता दें साथियों कि इसके प्रारूप कैसे तैयार किए गए ड्रीम 11 के, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि भारत में ड्रीम 11 जो था ना वो पूरी तरह से बच्चों और यहाँ के यंगस्टर के माइंड पे जो है कब्जा किया हुआ था। और इसके एम्बेसडर जो थे वो छोटे मोटे लोग नहीं थे, बड़े बड़े लोग इसके एम्बेसडर थे। कंपनी पैसे देती थी, वो लोग प्रमोशन करते थे और यहाँ के जो गरीब थे वो भिखारी हो रहे थे, करोड़पति के चक्कर में रोडपति बन रहे थे, अपने प्राइम टाइम को जो है वेस्ट कर रहे थे। इसलिए सरकार ने ये डिसीजन ली कि ड्रीम 11 को बंद कर दिया जाना चाहिए और जो ऑफलाइन गेमिंग है वो शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से, ठीक है, प्रोत्साहित किया जाएगा और बच्चों में जो स्किल है, जो गेमिंग स्किल है, उसको ऑफलाइन जो है उसको प्रमोट किया जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं? अपना कमेंट जरूर देंगे। तब तक के लिए मुझे जाने की इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ बोलेंगे जय हिंद।